जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं तो हमें कई बार लगता है कि हर चीज पहले से ही खोजी जा चुकी है। हर आइडिया पहले से किसी के पास है और इनोवेशन का जमाना शायद पीछे छूट चुका है। लेकिन फिर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें इस सोच से बाहर निकालती हैं और कहती हैं, द फ्यूचर इज नॉट येट रिटन, यू कैन बिल्ड इट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स को एक नई नजर दी है। एक ऐसी नजर जो सिर्फ कंपटीशन से आगे निकलने की नहीं, बल्कि ऐसी चीजें बनाने की है जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। 0 to 1 ब्लैक मास्टर्स और पीटर थील द्वारा लिखी गई सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। सोचिए, जब बाकी सब लोग एग्जिस्टिंग चीजों को कॉपी करने में लगे हों, तब आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो पूरी तरह नया हो। यही है 0 to 1 का मैजिक। यहाँ 0 का मतलब है नथिंग और 1 का मतलब है समथिंग रियल, समथिंग वैल्यूएबल। किताब हमें ये सिखाती है कि फ्यूचर में जीतने के लिए सिर्फ तेज भागना काफी नहीं, बल्कि एक अलग रास्ता चुनना जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से, What important truth do very few people agree with you on? यानी ऐसा कौन सा सच है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत हैं, लेकिन आप दिल से मानते हैं कि वो सच है? ये सवाल ही हमें भीड़ से अलग खड़ा करता है। पीटर थील कहते हैं कि ग्रेट कंपनीज सिर्फ कंपटीशन जीतने से नहीं बनती, बल्कि मोनोपोली क्रिएट करने से बनती हैं। मोनोपोली यानी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो इतना यूनिक हो कि लोग नेचुरली उसे चुनें और कोई रियल ऑल्टरनेटिव ना हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं पेपैल जैसी कंपनीज की, जिनकी नींव इसी सोच से रखी गई। लेकिन मोनोपोली सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सच में कुछ नया बना रहे हैं तो आप सोसाइटी का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। यही कारण है कि ये किताब सिर्फ बिजनेस प्लान बनाने का गाइड नहीं, बल्कि एक विजन है कि आने वाले कल को कैसे बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर उस कॉन्सेप्ट से गुजारूंगा जो आपके अंदर इनोवेशन की आग जला दे। हम जानेंगे कि क्यों लास्ट मूवर एडवांटेज कई बार फर्स्ट मूवर से ज्यादा पावरफुल होता है, क्यों टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर या गैजेट्स नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस का सबसे बड़ा सिंबल है, और कैसे एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा सीक्रेट है सीक्रेट्स को ढूंढना। और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मिशन होता है। एक मिशन जो दुनिया को 0 से 1 तक ले जाता है। इस जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, लोग आपको कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन याद रखिए, इम्पॉसिबल और फ्यूचर के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपका साहस, करेज और आपका विजन। तो अगर आप भी अपने आइडियाज को लाइफ देना चाहते हैं, अगर आप भी उस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर कहें, दिस चेंज्ड एवरीथिंग, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, भविष्य की चुनौती। हम सब ने बचपन में भविष्य के बारे में बड़े सपने देखे हैं, उड़ने वाली कारें, रोबोटिक सहायक, चांद पर बस्तियां। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये सपने कहीं धुंधले पड़ने लगते हैं। हम एक ऐसे दौर में आ जाते हैं जहां इनोवेशन का मतलब बस एग्जिस्टिंग चीजों में थोड़ा सुधार करना समझा जाने लगता है। नई मोबाइल ऐप का नया वर्जन, पुरानी टेक्नोलॉजी का थोड़ा तेज मॉडल। लेकिन क्या यही है हमारा फ्यूचर? सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने सोचा होता कि लोग तो मोमबत्ती से ही खुश हैं, थोड़ा मोटा मोमबत्ती का धागा बना देते हैं, तो क्या आज बिजली का बल्ब होता? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि लोग तो जहाज से सफर कर ही रहे हैं और तेज जहाज बना देते हैं, तो क्या इंसान उड़ना सीखता? असली प्रगति तब होती है जब कोई यह सोचता है कि जो अब तक किसी ने नहीं किया, मैं वही करूंगा। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, या हम दुनिया को 0 to 1 ले जाने का साहस रखते हैं? यहाँ 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, और 1 का मतलब है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। और यह छलांग लगाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए इमेजिनेशन के साथ साथ कन्विक्शन की भी जरूरत होती है। आज की दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि लोग सोचते हैं तेज दौड़ो ताकि बाकी सबसे आगे निकल सको। लेकिन अगर आप उसी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं जिस पर लाखों लोग पहले से दौड़ रहे हैं, तो आगे निकलकर भी आप उसी रेस में फंसे रहेंगे। असली जीत तब है जब आप अपना खुद का ट्रैक बना लें, ऐसा ट्रैक जिस पर आप अकेले हों और जहां कोई कंपैरिजन की जरूरत ही ना हो। हमारे चारों ओर कई इंडस्ट्रीज हैं जो सालों से बस इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रही हैं, लेकिन कुछ रेयर लोग होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रीइन्वेंट कर देते हैं।
पेपैल ने बैंकिंग को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में बदल दिया। स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल को सिर्फ सरकारी एजेंसीज का मोनोपोली रहने से रोककर प्राइवेट इनोवेशन में बदल दिया। ये सब वहीं से शुरू हुआ जहां किसी ने कहा, मैं दुनिया को 0 से 8 ले जाऊंगा। भविष्य की चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि हम आगे कैसे बढ़ें, बल्कि ये भी है कि हम किस दिशा में बढ़ें। अगर पूरी दुनिया गलत दिशा में भाग रही है तो सबसे तेज धावक भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें अपने विजन को इतना स्पष्ट करना होगा कि हम सिर्फ गति पर नहीं, दिशा पर भी ध्यान दें। और इस सब में सबसे जरूरी है करेज, क्योंकि जब आप कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे, नाइव कहेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन हर ब्रेक थ्रू की कहानी में यही कॉमन बात होती है कि जिसने ये किया उसने दूसरों की नहीं, अपनी सुनी। उसने भीड़ के रास्ते से हटकर अपनी राह बनाई। चैप्टर 2, पारंपरिक रास्ता या नया रास्ता। यही जगह है जहां असली सोच की परीक्षा होती है। क्या हम भीड़ के साथ सिर्फ फॉलो करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने पहले कभी नहीं किया? ज्यादातर लोग कंपटीशन के खेल में फंस जाते हैं। वे देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट या बिजनेस अच्छा चल रहा है और तुरंत उसी जैसा बनाने लगते हैं। लेकिन इस दौड़ में आप सिर्फ दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी कोई नई दुनिया बनाने की नहीं। पीटर थियल हमें याद दिलाते हैं कि असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि ऐसा फील्ड बनाने में है जिसमें सिर्फ आप हों। सोचिए, अगर गूगल सिर्फ एक और सर्च इंजन बनाने में लगा रहता तो क्या वह दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट जायंट बन पाता? नहीं, उसने सर्च को सिर्फ इंप्रूव नहीं किया बल्कि रीडिफाइन किया। इसी तरह जब पेपैल शुरू हुआ तो उसने सिर्फ बैंक की ऑनलाइन वर्जन बनने की कोशिश नहीं की, उसने पूरी तरह नया पेमेंट इकोसिस्टम बना दिया। भीड़ का रास्ता आसान लगता है क्योंकि वहां पहले से ही रास्ता बना हुआ है। लोग आपको कहेंगे, देखो ये काम पहले से टेस्टेड है, इसमें रिस्क कम है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। जब हर कोई एक ही काम कर रहा हो तो वहां ग्रोथ की गुंजाइश खत्म हो जाती है। वही प्रोडक्ट, वही मार्केटिंग, वही ऑडियंस। ऐसे में आप सिर्फ प्राइस या फीचर्स में मामूली लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और ये लड़ाई कभी भी आपको मोनोपोली नहीं देती, बस सर्वाइवल देती है। इसके उलट नया रास्ता चुनना डरावना होता है। वहां कोई गाइड नहीं होता, कोई मैप नहीं होता। वहां आपको खुद सोचकर कदम बढ़ाने होते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा रिवॉर्ड छुपा है। 0 to 1 का मतलब है किसी ऐसी चीज को अस्तित्व में लाना जो पहले 0 थी और अब 1 है। हमारे समाज में सबसे बड़े बदलाव उन्हीं ने लाए हैं जिन्होंने भीड़ से अलग होकर सोचने की हिम्मत की। अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा होता कि गाड़ियों में कंपटीशन करते हैं तो इंसानों ने आसमान में उड़ना शायद देर से सीखा होता। अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स को थोड़ा तेज बनाने की कोशिश की होती तो आईफोन कभी न बनता। कभी कभी नया रास्ता बनाने का मतलब है कि लोग आपको पागल समझेंगे। वे कहेंगे ये कभी नहीं होगा, या अगर ये अच्छा होता तो किसी ने पहले ही कर लिया होता। लेकिन यही वो पल है जब आपको अपने विजन पर भरोसा रखना होता है, क्योंकि भविष्य उसी का होता है जो क्राउड से अलग सोचने की हिम्मत करता है। चैप्टर 3, सफल कंपनियों का रहस्य। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ कंपनियां सालों साल तक बाजार पर राज करती हैं जबकि बाकी सैकड़ों हजारों कंपनियां गुमनाम हो जाती हैं? इसका जवाब अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। बड़ी और सफल कंपनियां सिर्फ कंपटीशन जीतकर नहीं बनती, बल्कि मोनोपोली बनाकर खड़ी होती हैं। और मोनोपोली यहाँ किसी बुरे लालची कंट्रोल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतना यूनिक और वैल्यूएबल होता है कि कोई और उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता। जरा सोचिए, अगर आप एक रेगिस्तान में अकेले खड़े हैं और आपके पास पानी है तो आपके पास सब कुछ है जिसकी लोगों को जरूरत है। बाकी कोई कंपेटिटर ही नहीं, और जो लोग वहां पहुंचेंगे वो नेचुरली आपके पास आएंगे। यही मोनोपोली है, ऐसा स्पेस जहां आप अकेले खड़े हों और लोग आपको चुनने पर मजबूर हों। पेपैल की कहानी इसी सोच से निकली थी। उस समय ऑनलाइन पेमेंट्स का कोई आसान और सुरक्षित तरीका नहीं था। बहुत सी कंपनियां पेमेंट सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पेपैल ने सिर्फ तेज या सस्ता बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो इतना सीमलेस और भरोसेमंद था कि लोग उसे डिफॉल्ट चॉइस मानने लगे। कंपेटिटर्स थे, लेकिन पेपैल ने एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट कर दी जिसमें वो खुद अकेले थे। यही वजह है कि उन्होंने मार्केट में मोनोपोली जैसी स्थिति हासिल की। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय यही सोचते हैं, कैसे हम दूसरों से बेहतर बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सिर्फ दूसरों से बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा उसी रेस में फंसे रहेंगे जो पहले से चल रही है। यह एक एंडलेस दौड़ है जिसमें जीतने वाला भी थक कर गिर जाता है। लेकिन अगर आप एक अलग रेस बनाते हैं जिसमें सिर्फ आप ही दौड़ रहे हों
तो जीत पहले दिन से ही आपकी है। मोनोपोली बनाने का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना और फिर उस वैल्यू को इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करना कि कोई उसे रेप्लिकेट ना कर पाए। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना है जो कस्टमर्स को आपके पास वापस खींच लाए बार बार। जैसे गूगल सर्च इंजन बनाने वाले पहले नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऐसा सर्च बनाया जो इतना एक्यूरेट और फास्ट था कि बाकी सब पीछे छूट गए। आज गूगल का नाम सुनते ही सर्च शब्द दिमाग में आता है और यही मोनोपोली है। लेकिन यहाँ एक सटल बात है, मोनोपोली एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए डीप थिंकिंग, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं, लेकिन वो जल्दी ही भीड़ में खो जाते हैं। मोनोपोली बनाने वाले एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट एक खाली कैनवस को देखता है। वहां कोई लिमिट्स नहीं, बस एक चांस है कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने का। और हाँ, मोनोपोली सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, ये उस जिम्मेदारी के बारे में है जो आपके पास आती है जब आप किसी इंडस्ट्री में अकेले खड़े होते हैं। आपके पास ये पावर होती है कि आप लोगों की आदतें बदल दें, उनका एक्सपीरियंस रीडिफाइन कर दें और आने वाले फ्यूचर की दिशा तय कर दें। जब आप मोनोपोली बनाते हैं तो आप सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी नहीं बना रहे होते, आप एक लेगेसी बना रहे होते हैं। एक ऐसी लेगेसी जो लोगों के काम करने, जीने और सोचने के तरीके को बदल देती है। और यही है सफल कंपनियों का असली रहस्य, भीड़ में सबसे तेज नहीं बल्कि अकेले चलने का साहस। चैप्टर 4, आखिरी चाल चलने का फायदा। जरा सोचिए, किसी मैदान में एक दौड़ हो रही है। लोग स्टार्टिंग लाइन से दौड़ते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जोर लगाते हैं, पसीना बहाते हैं। लेकिन जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है, क्या वही हमेशा विजेता होता है? शायद नहीं। कई बार असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो आखिरी में सही समय पर सही चाल चलता है और सबको पीछे छोड़ देता है। दुनिया के बिजनेस और स्टार्टअप्स की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर सुनते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज सबसे बड़ी चीज है, यानी जो सबसे पहले मार्केट में आया वही हमेशा जीतता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से फर्स्ट मूवर्स सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं। उनके आइडिया अच्छे होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में वो चूक जाते हैं। और फिर आता है कोई ऐसा खिलाड़ी जो पहले से हो चुकी गलतियों से सीखता है, जो मार्केट को गहराई से समझता है और फिर एक डिसाइसिव मूव करता है। यही है लास्ट मूवर एडवांटेज। सोचिए, माईस्पेस और फेसबुक की कहानी। माईस्पेस पहले आया, लेकिन फेसबुक ने आखिरी चाल सही समय पर चली। माईस्पेस ने शुरुआत की, लोगों को सोशल नेटवर्किंग का टेस्ट दिया, लेकिन फेसबुक ने इसे परफेक्शन तक पहुंचाया, एक्सपीरियंस को रिफाइन किया और ऐसे फीचर्स जोड़े जो यूजर्स को वहीं टिकाए रखे। आज माईस्पेस का नाम भी मुश्किल से याद आता है, लेकिन फेसबुक एक ग्लोबल जायंट है। पीटर थील कहते हैं कि लंबे समय तक टिकने वाली मोनोपोली कंपनियां वही होती हैं जो सिर्फ शुरुआत में तेज नहीं बल्कि अंत तक टिके रहने की स्ट्रैटेजी बनाती हैं। ये वैसा ही है जैसे शतरंज में आखिरी चाल से चेकमेट करना। खेल में पहले कितने भी मोहरे जीते हों, अगर आखिरी में गलती हो गई तो खेल खत्म। इस सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। आपको रास्ता खुद बनाने में सालों नहीं लगाने पड़ते, बल्कि आप वहां से शुरुआत करते हैं जहां बाकी लोग थक कर रुक गए। लेकिन ये सिर्फ कॉपी करना नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग आइडिया को इतना बेहतर बनाना है कि वो नया और यूनिक लगे। पेपैल की कहानी भी इसी पैटर्न से जुड़ी है। ऑनलाइन पेमेंट्स का आइडिया पहले से था, लेकिन एग्जीक्यूशन बिखरा हुआ था, सिक्योरिटी में कमियां थीं, यूजर एक्सपीरियंस जटिल था। फिर पेपैल आया और आखिरी चाल में ये सब सिंप्लीफाई कर दिया, आसान इंटरफेस, बेहतर सुरक्षा और तेज ट्रांजैक्शन सिस्टम के साथ। नतीजा ये हुआ कि पेपैल न सिर्फ मार्केट में रहा बल्कि स्टैंडर्ड बन गया। आखिरी चाल चलने का मतलब ये भी है कि आप शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय लॉन्ग टर्म मोनोपोली बनाने पर ध्यान दें। जो कंपनी आखिरी तक सरवाइव करती है वही अपने इंडस्ट्री के नियम लिखती है। वो कंपटीशन से नहीं डरती, क्योंकि उसके पास ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रिप्लेस करना मुश्किल होता है। और ये पोजीशन सिर्फ लक से नहीं बल्कि पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और बोल्ड एक्शन से मिलती है। चैप्टर 5, स्टार्टअप का गुप्त सच। जब हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वही आइडियाज आते हैं जो पहले से दुनिया में मौजूद हैं। हम उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जिन पर हजारों लोग पहले चल चुके हैं। लेकिन असली फर्क वहीं पैदा होता है जहां कोई ऐसे सवाल पूछता है जिनके जवाब दुनिया के पास नहीं होते। हर बड़ी खोज, हर क्रांतिकारी इन्वेंशन और हर महान कंपनी के पीछे एक ऐसा सीक्रेट छुपा होता है
जिसे शुरुआत में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यही सीक्रेट एक साधारण स्टार्टअप को असाधारण बना देता है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में अब कोई बड़ा रहस्य नहीं बचा, सब खोजा जा चुका है, तो आपका मन क्या कहेगा? शायद आप भी मान लें, क्योंकि आज इंटरनेट, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें लगता है सब कुछ बता दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी इस दुनिया में असंख्य सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ऐसे आइडियाज जो सरफेस के नीचे हैं और जिन्हें ढूंढने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। पीटर थियल मानते हैं कि हर सफल स्टार्टअप की जड़ में कोई न कोई छुपा हुआ सच होता है। ऐसा सच जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं या जिस पर उनका विश्वास नहीं होता। शुरुआत में ये सीक्रेट्स इतने अलग होते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें पागलपन कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें पहचान लेते हैं वही दुनिया में कुछ नया बनाते हैं। एक समय की बात है जब ऑनलाइन पेमेंट का आइडिया बहुत रिस्की माना जाता था। लोग कहते थे कि इंटरनेट पर पैसा भेजना और पाना कभी सुरक्षित नहीं होगा। उसी वक्त पेपैल की शुरुआत हुई। ये कंपनी सिर्फ इसलिए नहीं बनी कि ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत थी, बल्कि इसलिए बनी क्योंकि उसके फाउंडर्स ने वो सीक्रेट देख लिया था जो बाकी सबकी नजरों से छुपा था, कि इंटरनेट पर भरोसेमंद और आसान लेन देन संभव है, बस सही सिस्टम चाहिए। ये सीक्रेट्स खोजने के लिए दो तरह की सोच की जरूरत होती है। पहला, दुनिया को उस नजर से देखना जिससे बाकी लोग नहीं देखते, और दूसरा, अपनी सोच पर इतना यकीन करना कि जब पूरी दुनिया आपको गलत कहे तब भी आप अपने रास्ते पर चलते रहें। यह आसान नहीं है। भीड़ के खिलाफ जाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही रास्ता फ्यूचर को बदलता है। हर बार जब कोई कहता है यह पॉसिबल नहीं है, तब आपको रुककर सोचना चाहिए, क्या वाकई ये इम्पॉसिबल है या ये बस एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अब तक किसी ने समझा नहीं। याद रखिए, जितना बड़ा सीक्रेट उतना बड़ा मौका। यही वजह है कि असली एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। कई बार ये सीक्रेट्स हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम सवाल ही गलत पूछते हैं। अगर आप ये पूछते रहेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं और मैं कैसे वही कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ कॉपी करेंगे। ओ भैया, ऐसा कौन सा सच है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? तो आप एक नए रास्ते की शुरुआत करेंगे। दुनिया बदलने वाले आइडियाज ज्यादातर शांत जगहों से आते हैं, न कि हेडलाइंस बनाने वाली भीड़ से। वो एक कमरे में बैठे कुछ लोगों की बातचीत से भी जन्म ले सकते हैं, या किसी रात आपकी आंखों में नींद न आने पर अचानक दिमाग में आने वाले थॉट से। फर्क ये है कि कुछ लोग उस थॉट को अगले दिन भूल जाते हैं और कुछ लोग उसे अपना मिशन बना लेते हैं। आखिरकार सीक्रेट्स ढूंढना सिर्फ क्यूरियोसिटी का खेल नहीं, बल्कि करेज की भी परीक्षा है। यह आपके विजन, आपकी परसिवियरेंस और आपके फेथ का टेस्ट है। और जब आप वो सीक्रेट ढूंढ लेते हैं जो दुनिया को चाहिए लेकिन अभी उसके पास नहीं है, तब आप सच में अपने स्टार्टअप को 0 से 1 तक ले जाते हैं। क्योंकि असली इनोवेशन वहीं जन्म लेती है जहां कोई भी पहले जाने की हिम्मत नहीं करता। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाते, आप भविष्य लिखते हैं। चैप्टर 6, आधार से निर्माण। सोचिए, जैसे कोई घर बनाना शुरू करता है। अगर नींव गहरी और मजबूत है तो तूफान भी उस घर को नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर नींव हड़बड़ी में कमजोर मिट्टी पर रख दी जाए तो एक हल्की बारिश भी उसे हिला सकती है। स्टार्टअप की जर्नी भी कुछ ऐसी ही होती है। शुरुआत में आपकी कंपनी एक नन्हा पौधा होती है, लेकिन उसकी जड़ों की गहराई आपके पहले कदमों पर निर्भर करती है। पीटर थियल मानते हैं कि शुरुआत के समय लिए गए फैसले बाद में बदलना सबसे मुश्किल होते हैं। चाहे वो को फाउंडर्स का चुनाव हो, इक्विटी का बंटवारा हो, कंपनी का मिशन तय करना हो या कल्चर की नींव रखना, ये सब आपके बिजनेस का डीएनए तय करते हैं। और डीएनए एक बार तय हो जाए तो उसे बदलना लगभग असंभव हो जाता है। एक कहानी याद आती है। 2 दोस्तों ने मिलकर एक टेक स्टार्टअप शुरू किया। दोनों के पास शानदार स्किल्स थीं, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ये सोचकर इक्विटी बराबर बांट दी कि हम बराबर के पार्टनर हैं तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। सुनने में फेयर लगता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, एक फाउंडर ने ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारी उठाई, जबकि दूसरा धीरे धीरे डिसएंगेज्ड हो गया। नतीजा, बार बार आर्ग्यूमेंट्स, ट्रस्ट इश्यूज और आखिर में लीगल डिस्प्यूट्स। एक शानदार आइडिया सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि शुरुआत में फाउंडेशन सही नहीं रखी गई। यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है कि अर्ली स्टेज में क्लैरिटी और सोच समझ कर लिए गए डिसीजंस फ्यूचर के स्टॉर्म से बचाते हैं। स्टार्टअप में जल्दी डिसीजंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे चॉइसेस कर लें। स्पीड और विजडम का बैलेंस जरूरी है।
पीटर थील कहते हैं कि शुरुआत में हर फाउंडर को यह समझना चाहिए कि कंपनी का कल्चर और स्ट्रक्चर तभी बनता है जब आप कॉन्शियसली उसे शेप करें। अगर आप इसे खुद बनने देंगे तो ये अक्सर गड़बड़ ही बनेगा। को-फाउंडर्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन, एक शेयर्ड विजन और डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। जैसे किसी इमारत का आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर एक एक ईंट सोच समझ कर रखता है, वैसे ही एक स्टार्टअप फाउंडर को अपने वेंचर के हर पहलू को पहले दिमाग में डिजाइन करना चाहिए। ये डिजाइन सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं बल्कि लोगों, सिस्टम्स और वैल्यूज का होता है। और हाँ, सबसे जरूरी, शुरुआत में लिए गए सही फैसले आपको बाद में लाखों की कॉस्ट और सालों का स्ट्रेस बचा सकते हैं। खराब नींव पर शानदार बिल्डिंग बनाना असंभव है, लेकिन मजबूत नींव पर आप बार बार नई मंजिलें जोड़ सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं तो रुककर ये सोचिए, आपके सपनों का आधार कितना मजबूत है? क्या आपकी टीम, आपके एग्रीमेंट्स और आपका विजन इतने गहरे हैं कि आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकें? याद रखिए, एक स्टार्टअप की असली ताकत उसकी फंडिंग या मार्केटिंग में नहीं, बल्कि उस इनविजिबल फाउंडेशन में होती है जिसे सिर्फ फाउंडर और उसकी कोर टीम देख पाती है। और अगर वो फाउंडेशन सही है तो कोई भी आपको 0 से 1 तक जाने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 7, लोग और संस्कृति। जब कोई नया सपना जन्म लेता है तो वो अकेला नहीं बढ़ सकता। एक विजन चाहे कितना भी बड़ा हो तब तक हकीकत में नहीं बदल सकता जब तक उसके साथ सही लोग खड़े ना हों। एक स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट या आइडिया का नाम नहीं है, वो एक जीवित, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है जिसकी धड़कन उसके लोग होते हैं और जिसकी आत्मा उसकी कल्चर होती है। सोचिए, आप एक छोटी सी नाव लेकर विशाल समंदर में निकल रहे हैं। हवा तेज है, लहरें ऊंची हैं और सामने कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में आपके साथ बैठे लोग अगर सिर्फ सफर का हिस्सा बनने आए हों तो पहले ही तूफान में डरकर किनारे भाग जाएंगे। लेकिन अगर वही लोग आपके मिशन में पूरी तरह डूबे हों, अगर उन्हें भी वही मंजिल दिख रही हो जो आपको दिख रही है, तो वे आपके साथ चप्पू चलाएंगे, रातों को जागेंगे और हर लहर को पार करेंगे। यही फर्क है एक साधारण टीम और एक महान टीम में। पीटर थील कहते हैं, एक स्टार्टअप में काम करने वाले लोग सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होते, वे को क्रिएटर्स होते हैं, भविष्य के आर्किटेक्ट्स। इसलिए यहाँ किसी को सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं चुना जाता, बल्कि एक जर्नी के साथी के रूप में चुना जाता है। ऐसे लोग ढूंढना जो आपकी सोच, आपके मिशन और आपके वैल्यूज से रेजोनेट करते हों, किसी भी फंडिंग या मार्केटिंग से ज्यादा कीमती होता है। कई बार फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि वे सबसे स्मार्ट रेज्यूमे वाले लोगों को भर्ती कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ पैसे या टाइटल के लिए आए थे, मिशन के लिए नहीं। एक स्टार्टअप का कल्चर तब मजबूत बनता है जब हर सदस्य उस विजन को अपना मानता है, उस पर ओनरशिप महसूस करता है। ये ओनरशिप ही वो ताकत है जो लोगों को एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए प्रेरित करती है। अब कल्चर की बात करें तो ये सिर्फ ऑफिस में बीन बैग्स, फ्री कॉफी या फ्राइडे पार्टी से नहीं बनता। कल्चर वो है जो इनविजिबल होते हुए भी हर इंटरैक्शन में महसूस होता है। कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे चैलेंजेस को फेस करते हैं और कैसे छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर टीम को सिर्फ टिकाए नहीं रखता, बल्कि उसे लगातार ग्रो और इवॉल्व करने के लिए पुश करता है। कल्पना कीजिए, आप अपने स्टार्टअप के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपसे अलग स्किल्स रखते हैं, लेकिन आपकी तरह ही फ्यूचर को बदलने की चाह रखते हैं। जब ऐसे लोग एक साथ बैठते हैं तो आइडियाज टकराते हैं, नए रास्ते खुलते हैं और इनोवेशन की लपटें तेज होती हैं। और जब कोई कठिनाई आती है तो कल्चर ही वो इनविजिबल ग्लू होता है जो टीम को टूटने से बचाता है। लेकिन कल्चर को बनाए रखना आसान नहीं है। ये किसी किताब में लिखी रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि रोज के डिसीजंस और एक्शन से बनता है। अगर एक बार आपने गलत वैल्यूज को प्रमोट कर दिया तो धीरे धीरे वही वैल्यूज पूरे सिस्टम में फैल जाती हैं। इसलिए सही कल्चर बनाने के लिए आपको हर समय कॉन्शियस रहना होगा। जैसे एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, समय पर पानी देना, एक्स्ट्रा ब्रांचेस काटना और खराब जड़ों को हटाना। स्टार्टअप बिल्डिंग की असली खूबसूरती यही है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, आप एक ऐसी जगह बना रहे होते हैं जहां लोग इंस्पायर्ड महसूस करें, जहां उन्हें लगे कि उनका काम मायने रखता है और जहां हर दिन एक मीनिंगफुल स्टेप की तरह महसूस हो। जो ये से है, यही वो जगह है जहां लोग मंडे का इंतजार करते हैं, न कि फ्राइडे का। आखिरकार लोग और कल्चर ही वो दो पंख हैं जिनसे एक स्टार्टअप उड़ता है। अगर पंख मजबूत हैं तो उड़ान ऊंची होगी, और अगर इनकी दिशा सही है तो वो उड़ान आपको वहां ले जाएगी
जहां कंपटीशन सिर्फ दूर से देखता रह जाएगा। और यही शायद किसी भी विजनरी फाउंडर का सबसे बड़ा सपना होता है, एक ऐसी टीम बनाना जो सिर्फ साथ काम न करे बल्कि साथ मिलकर दुनिया बदल दे। चैप्टर 8, बिक्री की कला। बिक्री ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच देने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य कला है जो किसी भी बिजनेस की रगों में खून की तरह बहती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाएगा, लोग उसे ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। हकीकत में दुनिया बेहतरीन आइडियाज से भरी पड़ी है, लेकिन वो आइडियाज, वो इन्वेंशंस, वो इनोवेशंस सिर्फ इसलिए मिट्टी में दबकर रह जाते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें दुनिया तक सही तरह से पहुंचाया ही नहीं। कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पानी से बिजली पैदा करती है, वो भी लगभग फ्री में। आप एक्साइटेड हैं, आपको लगता है कि ये दुनिया बदल देगी। लेकिन अगर आपने ये बात सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार तक सीमित रखी, अगर आपने किसी को उसके फायदे नहीं समझाए, अगर लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, तो वो मशीन आपके गराज में पड़ी पड़ी जंग खा जाएगी। यही है सेलिंग का मैजिक। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत से लोग सेल्स शब्द सुनकर सोचते हैं कि ये तो पुशी होना है, लोगों को जबरदस्ती कुछ खरीदने पर मजबूर करना है। लेकिन असली बिक्री का मतलब है ट्रस्ट बनाना, लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ना। ये वो आर्ट है जिसमें आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि वो जिस चीज को लेने जा रहा है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसकी किसी गहरी समस्या का हल है। और ये काम सिर्फ वर्ड से नहीं होता, ये होता है आपकी सिंसेरिटी, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी क्लैरिटी से। कंपनियों के इतिहास में सबसे बड़ी जीतें उन लोगों ने पाई हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। पेपैल की शुरुआती सफलता का राज सिर्फ उसका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था, बल्कि ये था कि पीटर थील और उनकी टीम ने उसे मास अडॉप्शन तक पहुंचाने के लिए लोगों को एजुकेशन दी, उन्हें ये यकीन दिलाया कि इंटरनेट पर पैसा भेजना और लेना सुरक्षित है। उस समय ये कॉन्सेप्ट नया और डराने वाला था, लेकिन स्मार्ट सेलिंग ने इसे लोगों के रोजमर्रा के लाइफ का हिस्सा बना दिया। बिक्री में एक सटल चीज होती है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सेलिंग सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और यहाँ तक कि अपनी टीम को भी करनी पड़ती है। एक फाउंडर को अपने विजन को इतनी पैशन से पेश करना होता है कि लोग उसके पीछे चलने को तैयार हो जाएं। ये एक तरह से कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग है, जहां आपका प्रोडक्ट ही मेन कैरेक्टर होता है और आपके ऑडियंस का जीवन उस कहानी का हैप्पी एंडिंग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो कभी सेल्स पर्सन जैसा न लगे। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको समझाता नहीं, बल्कि आपको अपने विचार से सहमत होने के लिए इंस्पायर करता है। वो आपकी जरूरत को आपसे पहले पहचान लेता है और आपको वो रास्ता दिखाता है जहां आप खुद चलना चाहें। एक स्टार्टअप का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी टीम सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में अच्छी है या प्रोडक्ट बेचने में भी उतनी ही कुशल है। क्योंकि एक महान इन्वेंशन अगर लोगों तक पहुंचे ही नहीं तो उसका होना और न होना बराबर है। सेलिंग उस पुल की तरह है जो आपके विजन को लोगों की जिंदगी से जोड़ देता है। इसलिए अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाला हूं या मैं लोगों के दिल और दिमाग जीतने वाला हूं? क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ क्रिएट करना काफी नहीं, आपको कन्विंस भी करना पड़ता है। और यही है बिक्री की असली कला, लोगों को यह महसूस कराना कि जो आप दे रहे हैं वो सिर्फ एक चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। चैप्टर 9, टेक्नोलॉजी और प्रगति। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां सालों से सब कुछ एक जैसा चल रहा है। वही पुराने तरीके से खेती, वही साधन, वही परिणाम। पीढ़ियां बीत जाती हैं लेकिन बदलाव नाम की कोई चीज नहीं आती। अब सोचिए, अगर अचानक वहां बिजली आ जाए, मशीनें आ जाएं, इंटरनेट पहुंच जाए, तो सिर्फ काम करने का तरीका ही नहीं बल्कि लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें और उनका भविष्य भी बदल जाएगा। यही है तकनीक की असली ताकत। हम इंसान हमेशा से बेहतर कल की तलाश में रहे हैं। पत्थरों से आग जलाने से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर, हर कदम हमें आगे ले गया है। लेकिन असली प्रगति तब होती है जब हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक बदलाव के साधन के रूप में देखते हैं। यह बदलाव कभी कभी इतना बड़ा होता है कि वो हमारी सोच की सीमाएं तोड़ देता है। सोचिए, अगर गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन ही रहता तो शायद हम इसे यूजफुल मानते, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नेविगेशन, ईमेल्स,
लैंग्वेज ट्रांसलेशन और अब एआई तक सब कुछ इसमें शामिल है। यही असली प्रोग्रेस है, किसी एक आइडिया को इतना आगे ले जाना कि वो हर किसी की जिंदगी में असर डाल दे। लेकिन यहाँ एक सच्चाई भी है, हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने आप प्रोग्रेस नहीं लाता। दुनिया में बहुत सी चीजें बनती हैं जो दिखने में नई होती हैं, लेकिन असल में सिर्फ पुराने कॉन्सेप्ट का नया वर्जन होती हैं। प्रगति का मतलब सिर्फ 1 to n यानी एग्जिस्टिंग चीजों को मल्टीप्लाई करना नहीं है, बल्कि 0 to 1 कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी था ही नहीं। जब इंटरनेट पहली बार आम लोगों तक पहुंचा तो बहुतों को लगा कि अब हम सब कुछ जान लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असली बदलाव उन लोगों ने लाया जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बनाया। पेपैल ने पेमेंट सिस्टम्स को रीडिफाइन किया, स्पेसएक्स ने स्पेस ट्रैवल के कॉस्ट को ड्रास्टिकली कम किया और टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर का सिंबल बना दिया। तकनीक का असली जादू तब चलता है जब वो समाज की सबसे बड़ी समस्याओं का हल बनती है। यह सिर्फ अमीर बनने का साधन नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का तरीका है। और यही सोच हमें भी अडॉप्ट करनी होगी कि हम किसी नए ऐप या प्रोडक्ट को सिर्फ प्रॉफिट के लिए न बनाएं, बल्कि एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें जो आने वाले सालों तक महसूस हो। प्रगति का एक और पहलू है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उस विजन से आती है जो टेक्नोलॉजी को दिशा देता है। एक विजनरी व्यक्ति जो स्टेटस को से संतुष्ट नहीं होता, वही दुनिया को 0 से 1 तक ले जाता है। एप्पल ने जब पहला आईफोन बनाया तो उन्होंने सिर्फ एक फोन नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया के कम्युनिकेशन का तरीका बदल दिया। उबर ने सिर्फ टैक्सी सर्विस नहीं बनाई, उन्होंने मोबिलिटी की डेफिनेशन बदल दी। अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज भी दुनिया में हजारों समस्याएं हैं जो टेक्नोलॉजी के इंतजार में हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक सच्चा इनोवेटर 0 से 1 तक का सफर तय कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम कॉपीकैट न बने, बल्कि क्रिएटर बने। तकनीक और प्रगति का रिश्ता इंसान और उसके सपनों जैसा है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला। जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, उतनी ही मीनिंगफुल हमारी टेक्नोलॉजी होगी, और जितनी इम्पैक्टफुल हमारी टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही उज्जवल हमारा भविष्य होगा। भविष्य उनके हाथों में है जो सिर्फ अगले स्टेप के बारे में नहीं सोचते, बल्कि एक नए रास्ते के बारे में सोचते हैं। और शायद अगर हम आज अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ें, तो आने वाले कल में हम भी वो कहानी लिख सकते हैं जिसे सुनकर लोग कहें, That changed everything। Chapter 10, स्थायित्व का खेल। जब कोई नया सपना जन्म लेता है तो उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक होती है। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है, नई टीम, नए आइडिया और दुनिया को बदल देने की आग। लेकिन वक्त के साथ ये चमक फीकी भी पड़ सकती है अगर उस सपने के पीछे एक मजबूत नींव ना हो। असली खेल तो वहां शुरू होता है जहां बात सिर्फ शुरू करने की नहीं, बल्कि टिके रहने की होती है। यही है सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब। सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना नहीं, बल्कि उसे सालों, दशकों तक लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा रखना। एक पल के लिए सोचिए, आपके सामने 2 कंपनियां हैं। पहली, जिसने तेजी से मार्केट कैप्चर किया, खूब हेडलाइंस बटोरी, लेकिन 5 साल में गायब हो गई। दूसरी, जिसने शुरुआत में शायद धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन 20-30 साल बाद भी इंडस्ट्री में टॉप पर है। आप किसे याद रखेंगे? कौन असल में भविष्य का हिस्सा बन पाया? यही फर्क स्थायित्व, ड्यूरेबिलिटी तय करता है। स्थायित्व का मतलब है कि आपकी कंपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करे जो टाइम के साथ और मजबूत होती जाए। ये वैसा ही है जैसे कोई पुराना किला, जिसे हर गुजरते साल के साथ और इज्जत और सम्मान मिलता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान देना काफी नहीं। जरूरत है उस विजन की जो आने वाले सालों में भी प्रासंगिक, रेलेवेंट रहे। कई बार एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि बस एक बार बड़ा हिट मिल जाए और खेल जीत लिया। लेकिन सच ये है कि बिजनेस में असली जीत तभी है जब आपकी कंपनी समय के साथ सिर्फ सरवाइव नहीं करती, बल्कि ग्रो करती है। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, ये सिर्फ टेक कंपनीज नहीं हैं, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग के मॉन्यूमेंट्स हैं। इनके फाउंडर्स ने सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने डिकेड्स आगे तक का खाका खींचा। कल्पना कीजिए, अगर Amazon सिर्फ बुक्स बेचकर ही रुक जाती, तो क्या वो आज $1 ट्रिलियन एम्पायर होती? जेफ बेजोस ने हमेशा कहा, इट्स ऑलवेज डे 1, यानी हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना, लेकिन उस शुरुआत को एक लंबी यात्रा का हिस्सा समझना। स्थायित्व के खेल में सबसे बड़ा दुश्मन है शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन, मार्केट का दबाव, इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन का डर।
ये सब आपको क्विक विंस की तरफ खींचते हैं, लेकिन एक विजनरी फाउंडर जानता है कि असली खेल पेशेंस और प्लानिंग से जीता जाता है। यहाँ सिर्फ तेज दौड़ने वाले नहीं जीतते, बल्कि वो जीतते हैं जो सही दिशा में लगातार चलते रहते हैं। सोचिए, एक पेड़ लगाने और उसे छांव देने लायक बड़ा होने में कितना समय लगता है। आप आज बीज बोते हैं, कल उसमें पत्तियां नहीं आ जाती। उसे पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए वक्त। आपकी कंपनी भी वैसी ही है। आपको अपने प्रोडक्ट, ब्रांड और कस्टमर रिलेशनशिप्स को नर्चर करना होगा ताकि आने वाले सालों में भी लोग आप पर भरोसा करें। स्थायित्व बनाने का एक और पहलू है अडेप्टेबिलिटी, समय के साथ बदलने की क्षमता। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी। अगर आप चेंज को अपनाते हैं तो आप रेलेवेंट बने रहते हैं, लेकिन अगर आप पुराने तरीके से चिपके रहते हैं तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। यही वजह है कि नोकिया और कोडक जैसे बड़े नाम आज इतिहास बन गए, जबकि एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांड समय के साथ अपने आप को रीइन्वेंट करते रहे। और अंत में, स्थायित्व सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट अपने कस्टमर से, अपने एम्प्लॉयज से और अपने मिशन से। जब आप अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि आपके पर्पस के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। यही लॉयल्टी वो इनविजिबल फोर्स है जो किसी कंपनी को दशकों तक जिंदा रखती है।